हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे क्योंकि 14 अगस्त पहुंच रहा है, मतलब आज है 13 ऑफ अगस्त और कल है इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान और उससे नेक्स्ट डे होता है हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन। 75 ईयर्स हुए हमें पार्टीशन को। क्या हमने अचीव किया, क्या हमारी एज ए सोसाइटी या बाकी जो हमारी फील्ड्स है, एजुकेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमने क्या क्या, या फिर जो वर्ल्ड स्टेज है वहां पे हम कैसा परफॉर्म करते हैं, या दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक तो बहुत वास्ट है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है उसके मुताबिक जितना हो सकता हुआ आज हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम, डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर डॉक्टर, यूसुफ़ज़ई साहब। जी, फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर, एक तो ये मुझे आपसे पूछना था कि 75 इयर्स हो गए आपने पाकिस्तान को की, मतलब बहुत सारे फेजेस को आपने देखा है। आज भी आपकी नज़र होती है। 1947 से अगर हम स्टार्ट लेते हैं और 2022 तक आते हैं, तो आप इसको कैसा समराइज़ करेंगे कि क्या मतलब हमने खोया और क्या हमने पाया? देखें, बात ये है कि इन 75 साल में पाया तो ये कि ये जो एक डर पैदा किया गया था कि मुसलमान एक यूनाइटेड हिंदुस्तान में हमेशा के लिए हिंदुओं के तहत आ जाएँगे और एक माइनॉरिटी के तौर पे उनकी पावर नहीं होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इस किस्म के फ़ियर को मुस्लिम लीग ने और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कामयाबी से हासिल तो पाकिस्तान कर लिया, ये तो मानना पड़ेगा। जी। वो दूसरी बात है, 1 मिलियन लोग उसमें मारे गए, हिंदू, मुस्लिम और सिख। 14 से 15 मिलियन घर से बेघर हुए, भागना पड़ा उन्हें। 90,000 औरतों को अबडक्ट किया गया, जिनमें से बहुत को रेप किया गया। कइयों को वापस जब लेके आए तो उनके खानदानों ने एक्सेप्ट करना ही कबूल नहीं किया, खास तौर पे हिंदुओं और सिखों में। जी। और वो दिल्ली और यहाँ के कुछ स्पिंस्टर हाउसेस बनाए गए, यानी जहाँ पे ये बूढ़ी वो औरतें रहीं जिनको उनके खानदानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे यहाँ लगता है कि इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी शायद नहीं है, तो वो फैमिलीज़ ने किसी ना किसी तरीके से मान लिया। अब इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, द क्वेश्चन इज़ वाज़ इट वर्थ द पार्टीशन? क्या हम सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में ला सके? ये सवाल एक हो सकता है ना? अगर ये बनाया गया था मुसलमानों को महफूज करने के लिए, तो आज जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उतने ही तो हिंदुस्तान में हैं। तो ये प्रोजेक्ट उस तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुआ। और अब तो हम ये कहते हैं हर रोज़ कि देखा वहाँ पे क्या मुसलमानों का हाल हो रहा है। अगर यही बात वजह थी, तो फिर सारे मुसलमान इधर आ जाते, क्योंकि हिंदू और सिख तो हमने वेस्ट पाकिस्तान से निकाल दिए थे ना, वरना उनकी 21% पॉपुलेशन होनी थी, 1.6 रह गई, वो भी सिंध के अंदर। तो अब इसको गेन और लॉस क्या है? हाँ, मुसलमान जनरली बैकवर्ड थे, एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, सिवाय आर्मी के। आर्मी में मुसलमान ओवर रिप्रेजेंटेड थे, पुलिस में ओवर रिप्रेजेंटेड थे, सो हर सर्विस में नहीं था। जी। लेकिन जहाँ पढ़ाई-लिखाई होती है ना, डिग्री के जी। जी। बुनियाद पे, उधर क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख गए थे, सो दे वर एडवांस्ड। मुसलमान कैपिटलिस्ट भी कोई बड़े नाम के नहीं थे, बिज़नेस में ज़्यादा थे, कॉमर्स जिसे कहते हैं। जी। और वो भी कम्युनिटीज़ जो हैं, मेन स्ट्रीम मुसलमानों में से नहीं थीं, यानी जो पंजाब या नॉर्थ वेस्ट या इस इलाके के रहने वाले हैं, वो बॉम्बे और वहाँ के कोस्टल एरियाज़ के गुजराती ओरिजिन, ओके। मेमन, अपना इस्माइली और बोरा, ये 3 कम्युनिटीज़। राइट। मेमन सुन्नी होते हैं, बोरा और इस्माइली ये शियाइज़्म के माइनर सेक्ट हैं, जी। ठीक है? राइट। इनके पास मुसलमानों में जो सुन्नी मुसलमानों में शायद जो लोग थे वो लाहौर के या पंजाब के चिन्योटी शेख कहलाते हैं।
जिनकी थोड़ी बॉम्बे के अंदर, कानपुर के अंदर छोटी-मोटी फैक्ट्रीज़ थी। बट हिंदुस्तान का जो बिग बुर्जुआज़ी था, जिसने इंडस्ट्रियल लगाई, टाटा, बिरला और बाकी, वो सारे नॉन मुस्लिम थे। तो आप जी। कह सकते हैं पाकिस्तान बनने के बाद जो एक कॉम्पिटिशन में मुसलमानों को चांस नहीं था, वो इन्हें मिला तो सही ना, कि आगे हुँ, बढ़ने का। जी, यहाँ से हिंदू सिख चले गए तो वो सारी नौकरियाँ फिर मुसलमानों को ही मिली ना। जी, तो अगर आपने देखना है कि गेन क्या है, तो गेन ये है कि 1/3 वी लेफ्ट इन इंडिया, दे आर स्टिल इन इंडिया, और जो हमारे पास आ गए, उसके बाद जो हुआ, जो उस वक़्त सबको पता था लेकिन कोई उसका नाम नहीं था लेता, कि जितनी हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर डिफरेंसेस थे ना, विद इन द मुस्लिम्स उससे ज़्यादा सीरियस डिफरेंस तो होली प्रॉफिट की डेथ के उसी दिन शुरू हो गए थे, हुँ, और वो हमेशा हिस्ट्री में रिपीट होते रहे हैं। तो जब अब सारे हिंदू और सिख चले गए और सिर्फ यहाँ पे मुसलमान रह गए, तो झगड़ा हुआ विच हुँ, इस्लाम, कौन सा सही इस्लाम है? उस झगड़े में होते पहले अहमदियों को गैर इस्लाम मुस्लिम करार दिया गया। हुँ, उसके बाद ये झगड़ा अभी खत्म तो नहीं हुआ। जी, शिया सुन्नी के मैं इनके वो सुनता रहता हूँ। बिल्कुल, एक्चुअली दे डोंट एक्सेप्ट ईच अदर एज़ यस, प्रॉपर मुस्लिम्स एट ऑल, सच्ची बात है। जी, आप भी बिल्कुल, सुन लें, आज शाम को मैं आपको नाम 2-3 देता हूँ, जी, तो वो एक-दूसरे को जिस तरह अंडरकट कर रहे होते हैं, वो तो अ, बहुत ही अपना डेंजरस किस्म की चीज़ है। और हमने एग्ज़ैक्टली, मिलिटेंसी भी देखी, टेररिज्म नहीं हुई, अपना शिया मिलिशिया और सुन्नी मिलिशिया की हुई हैं, कितनी जी, ट्रेजेडीज़ थी वो। तो पाकिस्तान जिस लिए बनाया गया था वो, और फिर जो पाकिस्तान बना उनमें से हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अलग भी हो गई। तो वो एक और बड़ा लॉस है कि पाकिस्तान बना और फिर टूट भी गया, और उस टूटने के अंदर इंडिया को ब्लेम करना अ, जायज़ तो नहीं होगा। उन्होंने इंटरवीन किया और इसी तरह बांग्लादेश वजूद में आया, लेकिन उससे पहले 1965 वॉर में मुझे याद है कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए हमारी कुछ भी डिफेंसेस वहाँ पे नहीं थी, शायद 2-3 बटालियन ही थी। अगर इंडिया चाहता ऑक्यूपाई करना, तो दे कुड हैव वॉक्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन वो अक्लमंद लोग हैं, दे डिड नॉट। हुँ, लेकिन 71 में जब उन्होंने इलेक्शन जीता और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लासेस है, उन्होंने उन्हें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी थी, जी, तो फिर मुल्क टूटा, जिसमें इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब आप राइट, देखें, ये प्लस एंड माइनस आप करते जाएँ, तो क्या प्लस है? अच्छा, हम 47 में कम से कम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान को जी, मैं अब छोड़ रहा हूँ, जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है? वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वो खाने-पीने के मामले में बेहतर था हिंदुस्तान से। जी, इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। राइट, पाकिस्तान में भी गुर्बत थी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत-बहुत जी, लोग गरीब थे, राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पे कदरे लोग बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते थे। राइट, 2022 में जो अगर हम वर्ल्ड बैंक के ये जो हैं इंडिकेटर्स देखें, तो पाकिस्तान इज़ नंबर 3, सबसे ऊपर शायद इंडिया है, 7 बांग्लादेश है, और वन ऑफ देम तीसरा पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो शुरू हुई, वो वहाँ पे ही रुक गई, बल्कि अब तो वो ख़त्म ही हो गई है। हाँ, शायद टेक्सटाइल का अभी भी हमारा काम है। बिल्कुल, तो फिर क्या अचीव हुआ? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने भी बना लिए, वो हिंदुस्तान ने भी बना लिए, जो कोई राइट, इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल, जब इन दोनों मुल्कों ने खुदकशी करनी होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, वरना दे हुँ, आर यूजलेस वेपन्स। दे सर्व नो पर्पस, दे सर्व एन a peace which is no peace at all. It is peace until हुँ, you fire the bomb. इस एग्ज़ैक्टली, किस्म की पीस है ना, हुँ, क्योंकि पीस एग्ज़ैक्टली, तो होती है ट्रस्ट की वजह से, पीस बिल्कुल, तो होती है ट्रेड जब होता है तो दोनों के रिलेशंस बन जाते हैं, वो तो सब एग्ज़ैक्टली, एब्सेंट है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल, विदाउट ट्रस्ट अगर कोई पीस है तो वो पीस ऑफ थ्रेट है, ये ना हो बिल्कुल जाए, सर। वो ना हो जाए। अच्छा सर एक चीज़ आपने ज़िक्र किया बांग्लादेश के हवाले से बिल्कुल हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सर एज़ अ सोसाइटी हमारे अंदर एक एग्रेशन मतलब
फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस तरीके से हम ये सारा कुछ कर रहे थे। जिस तरीके से अभी एक इंसिडेंट हुआ है यानी कल सरगोदा का इलाका है रबवा, जहाँ पे अहमदी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी 62 ईयर ओल्ड एक बस स्टॉप पे खड़ा है और एक लड़का आता है और उसको कहता है कि तुम कोई वो नारे बताता है कि यार आप ये लगा लो, और वो जो टीएलपी के नारे हैं वो लगवाना चाहता है उससे, वो नहीं लगाता तो उसको मतलब चाकू के साथ मार देता है। तौबा इसी तौबा। तरीके से हमने सर पेशावर में ये चीज़ें देख ली। पेशावर में 2021 एक मैं कहूँगा बुरा साल रहा। बहुत बुरा साल रहा है, मैं भी अहमदिया फॉलो कर रहा कम्युनिटीज़, था। जी, एग्ज़ैक्टली जी। सर, अहमदिया बिल्कुल। कम्युनिटीज़ के तकरीबन 7 लोग गालिबन जो बेचारे मुख्तलिफ, कोई बस स्टॉप पे, कोई एक वो अदालत के अंदर हुँ। पेशावर हाई कोर्ट में। सर इस तरह के इंसिडेंट्स मतलब पहले अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे भी रहे हैं, शायद हज़ारों साल से रहते होंगे। अब भी वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस जी, नहीं जी, होंगे जी, या जी। कोई बिल्कुल, क्लैशेस नहीं बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बट द बिल्कुल, थिंग इज़ सर बिल्कुल। कि फिर भी एक सोसाइटी के अंदर वो लोग रहते हैं और मतलब मुसलमान अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदू अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी बड़ी चीज़ हमने देखी हो, जो यहाँ पे हम पाकिस्तान की सोसाइटी में देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज़ को और अनवांटेड सेक्स को ब्रूटली ट्रीट किया जाता है, उसके कंपैरिज़न में हल दुनिया में अभी कोई नहीं है। सही, ईरानियों ने शुरू में बहाइस के साथ की थी, लिबरल्स के साथ की थी, लेकिन जब उन्होंने काबू कर लिया अपना स्टेट को, तो उसके बाद ठीक है, वहाँ पे कोई फ्रीडम-फ्रूडम नहीं है, सब डर से रहते हैं, लेकिन जी, अमन तो है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये सारा कुछ हो रहा है यार, अहमदियों को मारते जाते हैं। जी, मैंने किसी अपनी एक पोस्ट में कोई पोस्ट थी, उसमें अहमदी लिख दिया, तो किसी ने कहा कि तुम अहमदी क्यों उन्हें कह रहे हो? अहमद का नाम तुम बदनाम कर रहे हो, उन्हें कादियानी कहो। अब यार, मैं तो सिर्फ़ वही इस्तेमाल कर रहा था जो एक आम लोग करते हैं। एग्ज़ैक्टली तो होता है। इस हद तक लोग आपको कुछ लिखने भी नहीं देते। तो व्हाट कैन आई से? हुँ, पाकिस्तान के अंदर वी हैव हिट द रॉक बॉटम। यूसुफ जई साहिब, दिस इज़ द ट्रूथ। आप और मैं जो नज़र आते हैं, पढ़े-लिखे, कोई मुनासिब बात कर रहे हैं, वी आर एन एक्सेप्शन टू द रूल। राइट, राइट। पढ़े-लिखे लोगों की डॉक्टर उनकी अंदर इतनी नफ़रतें, हाँ, इतनी एग्रेशन मैंने नहीं कहीं और देखी। हो सकता है जब नाज़ी ज़माना होता था हिटलर का, तो उस उनमें इतनी नफ़रत उन्होंने पैदा कर दी होगी। जी, अब जी, इंडिया के अंदर भी देखें ना, 1-2 बयान आए हैं वो धर्म सरसद के कि आप जेनोसाइड कर दें मुसलमानों का, जी, जी, जी। और ख़ैर उस प्रीस-प्रूस को उन्होंने अंदर भी कर दिया है, ये भी हमें बिल्कुल, पता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो कुछ मुसलमानों को बेदर्दी से मारा भी गया है। जी, बट ये हिंदुओं में एक नई चीज़ डेवलप हुई है, वो पहले कभी नहीं थे करते। वो पीसफुल लोग थे। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। इतने साल पता नहीं कश्मीर जहाद, और फिर हवाई जहाज़ उनके अगवा हाँ, कर लेना, और फिर बॉम्बे का अटैक, बॉम्बे का 1 अटैक नहीं 2 अटैक हैं बहुत बड़े। एक ट्रेन पे भी हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर आम गरीब लोग मारे गए थे, तो हुँ, उसका कोई ज़्यादा शोर नहीं मचा। राइट। 2008 वाला तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल, फाइनेंशियल उनके माने ना, जो उनका ताजमहल होटल है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल, सब उमरा रहते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे जब आप पहुँच जाएँ तो फिर दुनिया में बहुत शोर मचता है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। ये हरकतें जो हैं अब हमारे गले पड़ गई हैं। फिर हमने हुँ, कारगिल का भी बताया है। जी, एक बिल्कुल। बहुत बड़ा चांस था कि दोस्ती हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो हमने सैबोटाज कर दी। मोदी साहब शायद शुरू में आए तो वो एक हिंदू नेशनलिस्ट थे, लेकिन एक शादी में तो आ गए थे ना। बिल्कुल आया था सर। उनके जाने के बाद आपने वो पठानकोट कर दिया, तो फिर उन्होंने महल रिव्यू किया है सारी सिचुएशन को। हाँ, तो अब वो उसी एग्रेसिव मोड में वहाँ पे भी हैं, और वो पाकिस्तान को कन्फ्रंट करते हैं हर जगह पे, ये मुझे हाँ। अब नज़र आता है। पहले सर ऐसे नहीं था होता। हाँ, सर, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी हमने जिस तरह अभी 2 दिन पहले एक नेवल शिप हमारा जाना था ढाका के पोर्ट पे डॉक होना था बांग्लादेश के। लेकिन बिल्कुल एट द 11th आवर उसको मना किया गया और वहाँ से उसको मूव करके टुवर्ड्स श्रीलंका का जो है कोलंबो पोर्ट के ऊपर उसको फिर डॉक किया गया और वो वहाँ पे गया। तो
सर इस तरह की चीज़ों पे पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात हुई। हिंदुस्तानी मीडिया पे भी मैंने देखा इसका कि एक मतलब काफ़ी शोर-शराबा था इसके ऊपर, बल्कि इवन उन्होंने कहा कि श्रीलंका में क्यों ये डॉक हुआ? लेकिन फिर भी चलें, श्रीलंका में शायद हमारा इन्फ्लुएंस चला होगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है हिंदुस्तान, वरना एक चीज़ पहले से कन्फर्मेशन सारी चीज़ें हुई है, कोई ये तो नहीं है कि जहाज़ कोई श निकल गया और वो वहाँ पे रास्ते में उनको मतलब ख़्याल आया कि यार हमें ढाका नहीं, जाना नहीं, चाहिए, ऐसा तो नहीं था। सब चीज़ें कन्फर्म होने के बाद ही हुआ है। अब तो इंडिया पूरे उसी मूड में है, अग्रेसिव मूड में है। और अगर उन्होंने ये अगर बांग्लादेश ने अगर रिवाइज़ की है पॉलिसी, डेफिनिटली दिस मस्ट बी इंडियन प्रेशर। राइट। इंडिया के अंदर एक सेंस ऑफ वो क्या कहते हैं, ट्रायम्फेंटइज़्म है जी, जी, कि ट्रायम्फेंट हम कामयाब हो गए हैं, ये फेल हो गए हैं। वो रोज़ मुझे बताते रहते हैं, उनके जो है ना वल्गर किस्म के लोग, जी, वो जी। रोज़ टॉन्ट मुझे करते हैं कि तुमसे हम क्यों बात करें, तुमसे हम पीस क्यों करें, हू आर यू? वो इसी वजह से कि दे फील के दे आर डूइंग वेल, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है। हुँ, तो अब इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया होगा डेफिनिटली। राइट। थोड़ी-सी बैकग्राउंड दे दूँ, पाकिस्तान जी, जी। भी इंडिया को कन्फ्रंट करता है ना हिस्टोरिकली, जी, जी। यानी वो आईओसी जो है, वो है इस्लामिक ओआईसी। ओआईसी, जी, जी, जी। ऑर्गनाइजेशन ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ फॉर इस्लामिक। इस्लामिक। हाँ, जी, जी। उसके अंदर इंडिया ने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और उनको मिल जी, भी रही थी। और आप अगर उनके मेंबर देखें तो सारे मुस्लिम हुकूमतों मेजॉरिटी पे। वाले नहीं हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान लार्ज नंबर्स में हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई इस्लामिक या मुसलमानों की नहीं है। उनको तो सही। मेंबर बनाया हुआ है। तो इंडिया को इन्होंने वहाँ से खैर अपना एंटर नहीं होने दिया, पाकिस्तान जी, ने जी। नहीं होने दिया। जहाँ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो ये कर लेते हैं। अब बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। जी, उन्होंने हमारी नेवल शिप नहीं आने दी। ये जी। क्या है? ये 2 भूखे नंगे मुल्कों को जो चांस मिला आज़ादी का, हुँ। उसमें से ये चीज़ें अगर निकल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है मैं कहूँगा। मैं और क्या कह सकता हूँ? अच्छा सर, एक मतलब जिस तरीके से भी मौलाना आज़ाद के ऊपर हिंदुस्तान में काफ़ी क्रिटिसिज़्म होता है और अब यहाँ पे उनको लाज़मी सी बात है, चाहते या ना चाहते हुए, मैं दोनों इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि शायद ना चाहते हुए भी फिर भी उनको सज़ा दिलवानी पड़ी और उनको अंडरग्राउंड किया गया और सारा कुछ किया। उनके भाई को अमेरिका चाह रहा था कि उनको और हिंदुस्तान भी, यकीनन हिंदुस्तान कि उनको जो वर्ल्ड टेररिस्ट का जो एक लिस्ट है यूनाइटेड नेशन का उसमें डाल दिया जाए, लेकिन चाइना ने उसको रोका और यकीनन पाकिस्तान के कहने पे क्या होगा। तो सर कैसा देखते हैं हम सोसाइटी में से इन चीज़ों को निकालते क्यों नहीं है? ख़त्म हम क्यों नहीं करना चाहते कि ये हमारे साथ-साथ चलती रहे और हमारे लिए गले का फंदा बनती रहे इन फ्यूचर? देखिए, चाइना अपने इंटरेस्ट में सारी डिसीजंस लेता है। दे कुडन्ट गिव अ डैम जी, कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है या हिंदुस्तान क्या सोच रहा है। उनकी अमेरिका से इसको टक्कर है, ताइवान के इश्यू पे, जी, इंडिया के साथ है। जी, तो अगर वो कहीं अपना एक्सरसाइज़ कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, तो ऐसी लिस्टों के मामले में कर सकते हैं ना। राइट, लेकिन मसला तो ये है कि अगर ये नई टेररिस्ट लिस्ट पे आएँगे, जी, तो क्या पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल जाएगी वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से और इनके मसले हल हो जाएँगे? राइट, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो चाइना ने अगर किया है तो उसका कोई अपना इंटरेस्ट है। चाइना आप और मैं नहीं समझ सकते, उनकी अपनी एक एक अपनी सोच है। उन्होंने सारी दुनिया में सियासत अपने इंटरेस्ट में की है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूँ, जी सर, मैं भी उस ज़माने में बड़ा माओ से इन्फ्लुएंस्ड और ये और वो, जी, व्हेन आई वाज़ वेरी यंग ना, राइट, तो मुझे याद है 1971 में जी, मैं कराची में था, तो 1 बजे की जो पाकिस्तान की खबरें होती है ना शुरू हुई, जी, तो खबरों में ये था कि सूडान के अंदर जो हुकूमत थी ना, उसको उल्टा के जनरल नुमेरी हैज़ कम टू पावर। राइट, तो बयान आया चाइना से मुबारकबाद का। ये भी उसके अंदर खबर थी कि जो वर्ल्ड ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं ना, जो कि कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन थी, 2 किस्म राइट, की थी। उनको उन्होंने जिन्होंने कू किया उन्होंने उन्हें मार भी दिया। जी सर, तो चाइना ने ये मैंने कहा यार ये बयान देने की क्या ज़रूरत है? जी, हू इज़ नुमेरी और उस चाइना का बयान क्यों आ रहा है? और अपना
वर्ल्ड ट्रेड यूनियन जो लेफ्ट की थी, उसके बेचारे जनरल सेक्रेटरी को जो सूडानीज़ था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया जब ये कू किया। Why did the Chinese do it? हुँ। Because at that time China wanted every vote to get into the United Nations. 72 में वो मेंबर बने हैं ना, जी, बिल्कुल। तो चाइना ने हमेशा अपने इंटरेस्ट को देख के कोल्ड ब्लडेडली फैसले किए हैं। हुँ। पाकिस्तान जी, को अगर ये समझ नहीं आता तो ये उनकी गलती है। अभी आपने महल एक दिन हमने दोनों ने प्रोग्राम किया था, चंद जी। ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इंटरनेशनल चाइना जी, में, बिल्कुल। बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल, उन्होंने ब्रिक्स की पाकिस्तान को नहीं था बुलाया, शायद इंडिया रिप्रेजेंटेड हाई था। लेवल डायलॉग ब्रिक्स के बाद हो रही थी बीजिंग में, उसमें मना उसमें किया था इंडिया पाकिस्तान था को। वहाँ पे, यस सर। बट नॉट पाकिस्तान हैड बीन इनवाइटेड। पाकिस्तान को बुलाते-बुलाते मना कर दिया गया। किसने मना किया? चाइना ने किया लेकिन हिंदुस्तान ने उसपे मतलब कंसर्न्स शो किए थे कि इनको नहीं आना चाहिए जो भी। ठीक है, तो अगर चाइना ना मानता, हमारा तो बहुत बड़ा दोस्त है, तो हू इज़ एग्ज़ैक्टली। इंडिया? हू इज़ इंडिया? बिल्कुल आई एग्री। सो ऑल दिस मस्ट मेक सेंस टू आवर फॉरेन ऑफिस। आप हुँ, तो मैं तो एनालिसिस हर चीज़ का कर देंगे ना, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल लेकिन सर, उसपे अमल कौन करेगा? वो तो वहाँ के लोग और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री करेगी। एग्ज़ैक्टली, तो उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आप जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर एक आखिर में मतलब 75 इयर्स हुए हमारे हिंदुस्तान से 4 जंगें हुई अभी भी ताल्लुकात ख़राब हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ, एक नया मुल्क बना और आज एक बेहतर मुल्क में बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट एक मैं पढ़ रहा था 21 दिसंबर में कि नेक्स्ट 20 इयर्स में एक डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में आ सकता है बांग्लादेश। इमेजिन, ठीक है? जस्ट सर तो इमेजिन। यस सर। तो मतलब मुझे ये आपसे पूछना है कि सर हम क्यों नहीं कर सके? एक तरफ हिंदुस्तान और हम एक ही दिन बने दोनों। जी, कुछ जी। मिनट का शायद फ़र्क है। वो भी आगे जा रहे हैं हर फ़ील्ड में हम उनकी स्पोर्ट्स देख लें, एजुकेशन देख लें, बिज़नेस देख लें, सब इंडस्ट्री देख लें। दूसरी तरफ बांग्लादेश 71 में हमसे अलग हुआ, उसको देख लें और बीच में हम फँसे हुए हैं। वजह क्या है सर? हम क्या मतलब हमारी कोई पॉलिसी नहीं है? मैंने तो ये कई कई चैनल्स में ये मैं कह चुका हूँ कि अगर आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है ना, तो यू हैव ऑलरेडी शॉट योरसेल्फ इन द फुट। क्योंकि आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है एक पैरामीटर के अंदर ही अपनी सारी चीज़ें सोचती है ना। अपनी डिफेंस पॉलिसी भी, अपनी ट्रेड पॉलिसी भी। अब ये ट्रेड पॉलिसी पाकिस्तान की कि इंडिया से हमने ट्रेड ही नहीं करनी, एग्ज़ैक्टली, ये किसे सबसे ज़्यादा हार्म कर रही है? पाकिस्तान को कर रही है ना। एग्ज़ैक्टली। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, एग्री सर। तो फिर तो फिर हम कहाँ आप और मैं क्या कर सकते हैं? सो द प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज़ हू इज़ रनिंग पाकिस्तान? कभी कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट, कभी कोई कहता है डीप स्टेट, कभी कोई कहता है कि इनके तो स्ट्रिंग्स बाहर से कहीं से कोई पुल करता है। जी। मैं जनरली इस कंस्पिरेसी थियरीज़ में यकीन नहीं रखता, आई जी, गो जी। आफ्टर हार्ड एविडेंस। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अगर मैं हुकूमत में हूँ और पावर मेरे पास हो, तो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट को मैं हमेशा गिरवी डाल के तो कोई फ़ुज़ूल हरकत कर दूँ। एक दफ़ा तो गलती हो सकती है। बिल्कुल, मैं सुबह उठूँ, शाम उठूँ, पाकिस्तान के खिलाफ ही पॉलिसीज़ बनाता रहूँ और स्ट्रीट पावर के हवाले से अपनी वो खुशियाँ मनाता फिरूँ नारे हाँ, लगवा के। बिल्कुल। तो हू इज़ रिस्पांसिबल? नॉट यू एंड आई। वी आर वार्निंग देम ऑल द टाइम, या एडवाइजिंग देम ऑल द टाइम। आई बिलीव कि पाकिस्तान होना चाहिए, उसके लोग अमन से रहें, बिल्कुल, फले-फूलें, तरक्की बिल्कुल, करें। लेकिन एग्ज़ैक्टली, उसकी प्री कंडीशंस है ना भैया। बिल्कुल, Preconditions means एग्ज़ normalize relations with your enemies, who they if they are, make them into friends. दुनिया में 2 थियरीज़ है ना इंटरनेशनल लॉ की जी सर, मशहूर, एक तो है रियलिज़्म, वो तो यही है कि हर वेले जंग की प्रिपरेशन है। जी, दूसरी है लिबरल इंटरनेशनलिज़्म कि कंट्रीज़ व्हेन दे कोऑपरेट दे गेन मोस्ट। या और यूरोपियन एग्री, यूनियन, आसियान ये सारी कामयाब स्टोरीज़ हैं। एग्री, हमने सार्क का क्या हाल कर दिया यार। बिल्कुल। तो ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान का। अब सर इंडिया भी उसके अंदर जो है ना, जी, पाकिस्तान को कन्फ्रंट करने के सिलसिले में नज़र आता है। कोई मुझे राइट, बता रहा था कि 14 अगस्त को कहा गया कि हम
पता नहीं डे सर ऑफ ये ये। बिल्कुल असल में टाइम हमारे पास कम था, वरना ये बिल्कुल मेरे पास ये क्वेश्चन था कि फॉरेन ऑफिस ने इस पे बड़ा रिएक्शन किया हिंदुस्तान का कि ये कोई हॉरर के तौर पे उन्होंने लिया है 14 अगस्त को, और वो सेलिब्रेट भी करेंगे। ये बाकायदा मेरे पास एक स्टेटमेंट अभी ये मेरे ये अगर इंडिया कर रहा है तो ये बहुत ज्यादती है, ठीक। बिकॉज दिस इज इंसल्टिंग। यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एनिमोसिटीज है उनको बढ़ा ही रहे हैं ना इन बातों से। जी, जी, जी। पाकिस्तान को हक है अपनी आज़ादी मनाने का यार, ओके। सॉवरेन स्टेट है, इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए उसके अंदर की गलतियाँ जो हैं वो आपका मेरा प्रॉब्लम है, एग्री, ठीक है ना? एग्री, एग्री। लेकिन हमें कोई उसको एक्सटर्नल दुरुस्त पावर, करने की हाँ, एक्सटर्नल पावर को कोई हक नहीं। और ये जो उन्होंने किया ये प्रोवोकेशन मैं कहता हूँ, सिंपल। अगर ये ओके, कोई है, किया उन्होंने राइट। डिक्लेयर। सर ये मतलब मैं क्योंकि पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने ऑफिशियली इस पे रिएक्शन दिया है कि चलो उन्होंने ये वाली बात की। हम इस पे बुनियाद बनाते हैं कि इफ दिस इज ट्रू, या देन आई थिंक दिस डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट या इज नॉट इन द बेस्ट स्पिरिट ऑफ गुड नेबरली रिलेशंस, ये कह राइट, सकते हैं, राइट, ठीक है ना? राइट। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में क्योंकि दोनों ठीक है, एक दूसरे से अलग कंट्रीज हैं, दोनों के बीच में एक दीवार है, बट एक दूसरे से अलग इस तरह नहीं हो सकते कि ना वो अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और ना हम अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आज इसलिए नहीं तो कल, कल नहीं तो 100 साल में इनको अकल से ही काम लेना पड़ेगा, वरना एग्जैक्टली ये और तबाह हो दोनों का जाएंगे, दोनों तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल और न्यूक्लियर पावर तो हमारे पास है ना, हम सुबह शाम कहते हैं। तो वो बिल्कुल शेख रशीद ने कहा है वो कोई हमने फुटबॉल हाँ, खेलने के लिए तो इन्हें बनाए हुए हैं। और कई दफा इस किस्म की नॉनसेंस जो है वो हकीकत हो जाती है यार, यू नेवर नो कि क्या एग्जैक्टली क्या एक नॉनसेंस आर्गुमेंट हकीकत में कन्वर्ट हो जाए और कोई इस्तेमाल कर दे, राइट उधर सर, से वो कर बिल्कुल। दे, तो गए ये दोनों मुल्क बिल्कुल सर, लार्जली। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट कि न्यूक्लियर बॉम्ब रखने का ये मकसद नहीं है, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में बताया कि मतलब आप उसको ये करते रहें कि एक-दूसरे को थ्रेट करना शुरू कर दें। अगर किसी के पास भी है, हमने किसी से सुना नहीं है, अमेरिका ने यूज़ किया था अगस्त ओनली 1945 में। वंस, एक ही दफा ही जी, हुआ है। ये एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान मतलब उसके दुनिया बाद की हिस्ट्री में, अमेरिका ने दुनिया की हिस्ट्री वियतनाम की जंग लड़ी, ये लड़ी, बट दे नेवर अगेन यूज्ड इट। हाँ, एब्सोल्यूट राइट क्योंकि सर, बिल्कुल, उसकी जो नतायज है ना वो इतने गैर इंसानी हैं एग्ज़ैक्टली, कि वो इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हो तो सकता है, बिल्कुल, एनीबॉडी हू इज़ मैड कैन डू इट, एंड आई यस। थिंक इस रीजन में मैडनेस बहुत इंक्रीज हो गई हुई है। एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। हमें क्योंकि आना पड़ेगा एजुकेशन की तरफ और अपनी डेवलपमेंट की तरफ, बजाय इसके कि इस तरह की मसलों में हम पड़े रहें। 75 ईयर्स हो गए, अब हो सकते हैं 175 ईयर किसी दिन दोनों कंट्रीज को, बल्कि तीनों कंट्रीज को हो जाए। हमें सोचना पड़ेगा अपने लोगों का, और उनको सोचना पड़ेगा अपने लोगों का और अपने कंट्रीज Yes, का, बजाय इसके कि एक दूसरे के सामने हम खड़े हों। क्या करेंगे, जंग होगी तो मतलब दोनों तरफ इंसानों ने ही मरना है, कोई और नहीं आएगा, बिल्कुल। ना अमरीकियों ने मरना है, ना इजराइल के लोगों ने मरना है, ना किसी और ने, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों ने मरना है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेज़र, टेक केयर। और बहुत दोनों शुक्रिया सर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान को उनकी आज़ादी मुबारक, ये भी कहना बहुत चाहता शुक्रिया दोनों को। हम भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान हूँ। को भी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद, और साथ में यकीनन हिंदुस्तान को भी कहेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। थैंक किसी यू और जी, डिबेट में फिर थैंक मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।